ऑलराइट, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्लास, और आज की क्लास में जो हम प्राइमरीली करने जा रहे हैं दैट इज बायट सेवर्ट्स लॉस। अब देखो बायट सेवर्ट लॉस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज बायो काइंड ऑफ, जो बायो में जो टी है ना, ये वाला टी, ये साइलेंट टी है। सो दिस गाय वाज कॉल्ड बायो सेवर्ट। तो बायो सेवर्ट ने हमको कुछ लॉज दिए। अब इसने हमको बहुत जरूरी लॉज दिए। सबसे पहले जब हमने ग्रेविटेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हमने बोला था कि यार दो मासेस अगर होते हैं, दो मासेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो इंसान थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको देने वाले, उन्होंने हमारे लिए एक बेस क्रिएट करके दे दिया। उन्होंने बोला F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। फिर वहां से हमने पूरी पढ़ाई आगे अपनी स्टडी की कि भाई किस तरह से ग्रेविटेशन से सैटेलाइट बनती हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, दिस दैट, फिर हमने बहुत कुछ देखा। लेकिन जो सबसे पहली स्टेटमेंट हमको दी थी, वो ग्रेविटेशन के बारे में हमको दी थी न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ ने। वहीं से पूरी कहानी आगे बढ़ी। फिर उसके बाद मान लो हम इलेक्ट्रिसिटी पे आए। इलेक्ट्रिसिटी पे हमें पता था कि दो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। मिलिकन ने कुछ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, उससे उसको पता चला कि कुछ रिपल्शन अट्रैक्शन वगैरह हो रही है चार्जेस के बीच में। लेकिन अभी तक हमारे पास फंडामेंटल्स नहीं थे कि हम इसको आगे स्टडी कर पाए। तो सबसे पहला जो हमें फंडामेंटल प्रोवाइड किया इलेक्ट्रिज्म के ऊपर, वो इंसान थे कूलम्ब। तो कूलम्ब ने बोला कि ठीक है, तुम्हें पता करना है ना कि भाई कितनी फोर्स से कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को। तो ये लो फॉर्मूला बन गया हमारे पास K Q1 Q2 by R स्क्वायर। जो K की वैल्यू थी 9 × 10⁻⁹ वो हमको कूलम्ब ने निकाल के दी कि इस वैल्यू से तुम कैलकुलेट करो कि कितनी फोर्सेस के साथ दो चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। तो हमें एक बार बेस मिल गया। उसके बाद हमने आगे पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। अब हमारे पास एक तीसरी चीज आई है, मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के बारे में हमको एक चीज पता चली है कि दो मैग्नेट्स तो आपस आपस में अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, लेकिन अगर एक करंट कैरिंग वायर भी है, एक वायर है जिसमें से अगर करंट जा रहा है, तो ये भी काइंड ऑफ अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके रखती है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रख दूं, कंपस रख दूं, ठीक है, जिसमें नीडल होती है, तो अगर इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो नीडल है वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट कर जाएगी। मतलब कि अ करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। लेकिन अभी तक सारी बातें हो रही हैं हवा में, क्योंकि अभी तक हमको पता नहीं कि जो करंट कैरिंग वायर जा रही है उसने कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। ठीक है, अगर जैसे अपनी यही वाली वायर जा रही है, इसमें से करंट मान लो मैं तुमको बता दूं, मैं तुमको बोल दूं कि अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं हम सबसे पहले कि प्रॉब्लम क्या है। मान लो मैं तुमको सब कुछ बता दूं कि ये एक वायर है, इसकी लेंथ है 10 मीटर्स, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, दिस करंट फ्लोइंग इज इक्वल टू 6 एम्पेयर। यहां पे एक पॉइंट है P, दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स से 6 मीटर्स फ्रॉम द वायर। बताओ इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। मेरे को टेस्ला में बताओ, सीधा सीधा आंसर चाहिए मेरे को, 15 टेस्ला, 20 टेस्ला, 40 टेस्ला। एंड अभी तक इसका कोई आंसर आया नहीं था बायट सेवर्ट से पहले। जो अपने सारे जो पिछली क्लास वाले अपने साइंटिस्ट थे ना, हेनरी ऑयस्टर्ड, तो उन्होंने बेसिकली हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं करके बताया था, उन्होंने हमको क्वालिटेटिव बता दिया था। ऑस्टर्ड ने हमको बोला कि यार अगर तार में करंट जा रहा है इस तरह से, तो नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से। अगर तुमने डायरेक्शन चेंज कर दी करंट की, तो नीडल की जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी तक वो हमको ये नहीं बता पाए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज क्रिएटेड बाय अ करंट कैरिंग वायर। और उसी का जवाब देने के लिए हमारे पास अगले साइंटिस्ट आए हैं, जिनका नाम है बायो सैवर्ट। और बायो सैवर्ट ने हमको बोला, अब इनकी स्टेटमेंट समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये वाली एग्जांपल मैं हटा रहा हूं एक बार। मैं बता रहा हूं कि इन्होंने हमको एग्जैक्टली क्या बताया। बेसिकली जो असली पूरा पूरा आंसर था वो इन्होंने भी हमको अच्छे तरीके से नहीं बताया। इन्होंने बोला कि यार अगर तुम्हारे पास बहुत लंबी तार है कोई, उस बहुत लंबी तार में से कोई करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से दिस करंट which is flowing through this wire is equal to let's say this is I। तो इस तार की वजह से यहाँ पे कोई पॉइंट है P, वहां पे तुम्हें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो मेरे हमको बोले बायट सेवर्ट भाई साहब, बोले कि पूरी तार की वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो तो मैं तुमको नहीं बता सकता, लेकिन ना
अगर तुम इस तार का छोटा सा टुकड़ा ले लो, मैंने बहुत बड़ा बना दिया ये, एक्चुअली में जो हमने लिया ये डीएल लिया। डीएल कितना होता है? 0.0000000 एंड मिलियन जीरोस एंड 1 मीटर। बेसिकली वो बोले कि मेरे को ये तो नहीं पता इस पूरी तार की वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि अगर इस तार का तुम छोटा सा एक लेंथ ले लो, बहुत छोटी सी लेंथ ले लो, तो उस लेंथ की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले तो क्योंकि हमने तार की एक बहुत छोटी सी लेंथ ली है, तो इसमें से बहुत कम थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा। करंट पूरी वायर में से आई फ्लो कर रहा है, लेकिन इस छोटे से पार्ट में से जो करंट फ्लो करेगा, वो हमारा छोटा सा करंट कितना होगा? आईडीएल। इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। इसको हम बोलेंगे करंट एलिमेंट। तो पूरी वायर में से करंट फ्लो कर रहा था, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होना था। तो हमने बायोसैवर्ट को पूछा कि बताओ इस पूरी वायर की वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो वो हमको बोले कि मेरे को नहीं पता ये वाला आंसर, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर तुम मेरे को एक छोटा सा करंट एलिमेंट दे दो, उस करंट एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो मैं तुमको कैलकुलेट करके बता सकता हूँ। तो हमें लगा कि चलो ठीक है यार, जितना बता सकते हो उतना तो बताओ। तो उन्होंने हमको बोला क्योंकि एलिमेंट इतना छोटा है, डीएल, डीएल लेंथ का, तो बहुत छोटा सा एलिमेंट है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी बहुत छोटी सी होगी, डीबी, है ना। तो बहुत छोटी सी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इसकी वजह से, एंड दैट बहुत छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू डीबी। इसकी वजह से, ठीक है, इस एल लेंथ की वजह से जो पी पॉइंट में पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, दैट इज डीबी, एंड दिस इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, अभी डरना मत, ठीक है, ये म्यू नॉट वगैरह क्या आ गया। दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई multiplied by the current, multiplied by current। उसके बाद यहां से कुछ वेक्टर होगा ना, ये कुछ डिस्टेंस होगा ना, ये आर डिस्टेंस पी तक। ये कुछ वेक्टर क्वांटिटी होगी आर, और ये जो करंट ऊपर फ्लो कर रहा है ये ऊपर जा रहा है। तो वो बोले दिस इज डीएल विच इज अ वेक्टर। ये लेंथ इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी ना, इवन दो छोटी सी लेंथ है बट है तो ये वेक्टर। दिस डीएल, its cross product with the radius vector, okay, upon r cube. So this is a statement that Biot-Savart gave us. तो उन्होंने हमको बोला कि एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, छोटा सा करंट एलिमेंट इज आईडीएल, छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डीएल क्रॉस आर। ये है क्रॉस प्रोडक्ट। डीएल, डीएल की डायरेक्शन क्या है? ऊपर वाली डायरेक्शन। आर की डायरेक्शन क्या है? दिस डायरेक्शन, फ्रॉम डीएल टू पी। डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, दिस इज बेसिकली द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ी और कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म से स्केलर फॉर्म में इसको लेके आ जाते हैं। तो सब कुछ सिंप्लीफाइड है काइंड ऑफ। ये म्यू नॉट की हम बात अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे, म्यू नॉट को बाद में छेड़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये क्रॉस प्रोडक्ट को खोल के देखें। सो वी कैन से दिस dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई
So this is dl क्रॉस r, a क्रॉस b. So इसका प्रोडक्ट क्या होता है? dl multiplied by r multiplied by sine of theta upon r cube. अब थीटा क्या है? एंगल बिटवीन dl and r. This angle is theta. So this is I times dl r sin theta upon r cube. इसको तुम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे, then you would be getting this is mu naught upon 4 pi multiplied by I dl sin theta upon r square. This is the scalar form of Biot-Savart law. ओके हमको बेसिकली जो याद रखना है, हमको दोनों याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इनको ड्राइव करने में तुमको 1 मिनट लगेगा। स्केलर से वेक्टर बनाने में या फिर वेक्टर से स्केलर बनाने में तुम्हें जस्ट 1 मिनट लगेगा। तो इट्स गुड कि तुम वेक्टर फॉर्म से ही स्टार्ट करो, और जब भी अगर क्वेश्चन में तुमको स्केलर की जरूरत पड़ी, तुम 5 सेकंड में उसको ड्राइव कर लोगे। वेक्टर से स्केलर तुम 5 सेकंड में बना लोगे। सो यू रिमेंबर इट इन द प्रॉपर। इसी तरीके से तुम इसको याद रखो कि वेक्टर फॉर्म में छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई, फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डीएल एंड आर। इसको आर इंटू डीएल मत रख लेना, ठीक है, चेंज हो जाती है ना डायरेक्शन। अगर आर इंटू डीएल लिख दिया, some things will change. So यही लिखना है इसको, dl cross r divided by r cube. इसको अगर हम स्केलर फॉर्म में चेंज करेंगे, this will become mu naught by 4 pi into I times dl sin theta by r square. So basically अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, the amount of magnetic field produced by a current element is directly proportional to the current. जितना करंट बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी इसकी वजह से। Then the amount of magnetic field produced is inversely proportional to r square. Then the amount of magnetic field produced is proportional to dl, कि कितना लंबा टुकड़ा लिया उसके भी प्रोपोर्शनल है। सो बेसिकली थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें ग्रेविटेशनल लॉ और कूलम्स लॉ जैसा लग रहा होगा ये, थोड़ा थोड़ा सा, है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin theta by r square. This is the scalar form, and magnetic field is mu naught by 4 pi I by r cube. फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम with the scalar product of, with the cross product of dl and r. ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, याद हो गया होगा अब तक। प्लीज टेक अ मिनट एंड रिमेंबर दिस। अच्छा, अब इसमें एक चीज है, म्यू नॉट। सो वी हैव अ म्यू नॉट हेयर। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में अगर हम थोड़ा सा रिफ्रेश करें, दो चार्जेस थे अगर मेरे पास। सो वी हैव अ पर्टिकुलर चार्ज Q एंड वी हैव अनदर चार्ज Q। इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करती है, दैट फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R square, where this K is further equal to 1 by 4 pi epsilon naught, where this epsilon naught is equal to permittivity of free space. Epsilon naught is permittivity of free space. अगर तुमने इन चार्जेस को हवा की बजाय किसी और मटेरियल में डाल दिया, मान लो तुमने इनको पानी में डाल दिया, सो दिस इज वाटर। तो अगर तुमने इन चार्जेस को पानी में डाल दिया तो तुम्हारा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन ऑफ वाटर। एप्सिलॉन ऑफ वाटर, और फिर उसके बाद उसके कुछ फॉर्मूलाज थे, समथिंग लाइक दिस।
तो यहाँ पे तुम्हारी रिलेटिव परमिटिविटी निकल के आएगी, परमिटिविटी ऑफ वाटर निकल के आएगी, यू नो ऑल दिस थिंग्स, राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो हमारे पास कांस्टेंट निकल के आया है, दिस कांस्टेंट म्यू नॉट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड permeability of free space. This constant is permeability of free space. Okay. और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है म्यू नॉट इज इक्वल टू, फॉर फ्री स्पेस द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी इज 4 पाई into 10 raised to the power -7. Value of mu naught is 4 pi into 10 raised to the power -7. क्या कोई मेरे को बता सकता है इसके यूनिट्स क्या होंगे? म्यू नॉट के यूनिट्स क्या हो सकते हैं? जस्ट टेक अ मिनट, कैलकुलेट करके देखो इसको, म्यू नॉट के यूनिट्स क्या निकल आएंगे? ओके, करें इसको। सो दिस इज डीबी, दैट मींस टेस्ला। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास टेस्ला, या इसको वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर लिख लो, लेकिन हम टेस्ला लिख लेते हैं फिलहाल। तो इसकी यूनिट है टेस्ला। 4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं होता। आई का यूनिट कितना है? एम्पेयर। लेंथ का यूनिट कितना है? मीटर। और साइन थीटा का तो कोई यूनिट नहीं होता, साइन थीटा इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस। सो एम्पेयर मीटर, यहाँ पे नीचे क्या है? आर स्क्वायर, सो दिस विल बी ऑल्सो मीटर स्क्वायर। यहाँ पे तुम्हारा मीटर और एक मीटर कट जाएगा, सो दिस इज म्यू नॉट विल बी इक्वल टू टेस्ला इंटू मीटर चला जाएगा ऊपर, अपॉन एम्पेयर आ जाएगा नीचे। सो टेस्ला मीटर अपॉन एम्पेयर is the units of permeability of anything. So for free space, this is 4 pi into 10 raised to the power -7 Tesla meter upon ampere. Okay. चलो थोड़ी सी कुछ कैलकुलेशन करके देखें हम। हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं निकल के। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमारे पास एप्सिलॉन नॉट था। एप्सिलॉन नॉट वाज 8.85 into 10 raised to the power -12। ये वैल्यू हमको पिछले वाले चैप्टर में से मिली थी। इस वाले चैप्टर में हमको मिला है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी की वैल्यू कितनी है? दिस इज 4 पाई। ओके, परमेबिलिटी की वैल्यू मैंने तुमको अच्छे से बताई नहीं है ना। सो 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7। तो अगर तुम इस पूरे के पूरे फैक्टर को देखोगे ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो यहाँ पे म्यू नॉट कितना है? 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7, और नीचे 4 पाई। तो तुम्हारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में तुम देखोगे तुम्हारा 4 पाई और 4 पाई तो कट ही जाएगा, और जो तुम्हारे पास चीज बचेगी दैट वुड बी 10 रेज टू द पावर -7 ऑलवेज। तो यहाँ पे हमारे पास जो परमेबिलिटी है दैट इज 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7। तो क्या हम एक बार चेक करके देखें क्या इन दोनों क्वांटिटीज में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं? परमेबिलिटी और परमिटिविटी, फ्री स्पेस की परमेबिलिटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी में क्या कुछ रिलेशनशिप है?
एक बार एक काम करते हैं, दोनों को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं. लेट्स सी एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट, that is permittivity of free space multiplied by permeability of free space. So this will give me 8.85 into 10 raised to the power minus 12 multiplied by 4 into 22 by 7 multiplied by 10 raised to the power minus 7. Okay. So 7 ones are 7.26. So इसको 1.26 की बजाय 1.25 ले लें, क्योंकि 1.25 is actually equal to 5 by 4, है ना? 1.25 is equal to 125 by 100, which is equal to 5 by 4. तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1.26 की बजाय ना इसको 1.25 ले रहा हूँ, क्योंकि 1.25 is equal to 5 by 4. So you can say this is 5 by 4 multiplied by 10 raised to the power minus 12 into 10 raised to the power minus 7, which is equal to 10 raised to the power minus 19. इसको मैं अलग लिख रहा हूँ, into 4 into 22 into this. This should give me 110 into 10 raised to the power minus 19, which should give me 11 into 10 raised to the power minus 18. 11 into 10 raised to the power minus 18. ये प्रोडक्ट आ गया एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का. लेकिन अभी भी हमें कुछ ज्यादा पता चला नहीं है. हम तो कुछ रिलेशनशिप निकालने की कोशिश कर रहे थे ना, कि अगर कोई रिजल्ट वर्ल्ट निकल के आएगा बढ़िया, कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में कुछ रिलेशनशिप आएगा. हमने इसको मल्टीप्लाई करा, कुछ खास वैल्यू आई नहीं. ये वैल्यू कितनी है, 11 into 10 raised to the power minus 18. Not a very interesting number, हाँ. एक काम करते हैं, इसका अंडर रूट लेते हैं. Let's take the under root of this. तो इसका अगर अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट into म्यू नॉट is equal to under root of 11 into 10 raised to the power minus 18, which is equal to 10 raised to the power minus 18 का अंडर रूट is 10 raised to the power minus 9. 11 का अंडर रूट अगर तुम करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये तुम्हारे पास आ जाएगा 3.3. ठीक है, क्योंकि 3 3s are 9 and 4 4s are 16. So 3.3 times 3.3 is approximately equal to 11. ठीक है, तो तुमने अंडर रूट भी कर लिया. सो अंडर रूट करके जो तुम्हारे पास वैल्यू आ गई, दिस इज 3.3 into 10 raised to the power minus 9. लेकिन अभी भी तुम इसको देखो, अभी भी कुछ खास इंटरेस्टिंग वैल्यू तुम्हारे पास सामने निकल के आई नहीं है ना. दिस इज 3.3 into 10 raised to the power minus 9. Now what I want you to do is, I want you to take the reciprocal of this. 1 upon under root of mu naught into epsilon naught अगर तुम करोगे, so this will give you 1 upon 3.3 into 10 raised to the power minus 9, which is equal to 10 raised to the power 9 upon 3.3, which is equal to 10 multiplied by 10 raised to the power 8 divided by 3.3. 10 upon 3.3 is equal to 3 into 10 raised to the power 8. Oh, ये पहले सुना लग रहा है ना. This is the speed of light in free space. Speed of light in free space is 3 into 10 raised to the power 8.
and speed of light in free space is equal to 1 upon under root of permeability of free space into permittivity of free space. Okay, so we need to remember this, that speed of light in free space is equal to 1 upon under root of permeability of free space into permittivity of free space. Hold on. Yeah. ठीक है जी, ये कैलकुलेशन तुमको करने को बोली जा सकती है. सो यू शुड नो कि ये वाला फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया, दैट C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ परमेबिलिटी इनटू परमिटिविटी. ठीक है जी, नोटेड. चले आगे. ओके, सो नेक्स्ट इज, अगली चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना. हमने अभी तक डायरेक्शन की तो कोई बात की नहीं कहीं भी. हमने पिछली वाली स्लाइड में क्या किया था, हमने एक वायर बनाई थी इस तरह से, हमने बोला उसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, तो उस करंट की वजह से यहाँ पे पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था. तो हमने बायट सेवट भाई साहब को बुलाया, उनको बोला कि ये देखो यहाँ से करंट जा रहा है, इसकी वजह से पी पे बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो वो बोले कि मेरे को इतना तो नहीं पता कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन मेरे को ये पता है कि यहाँ पे अगर तुम एक एलिमेंट काट लो डीएल, तो डीएल की वजह से, ये वेक्टर अगर आर है, तो डीएल की वजह से ये जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, दैट छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो बी के ऊपर भी मैंने एरो लगाया. बी के ऊपर एरो लगाने का मतलब क्या है, बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी वैल्यू इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू करंट, कैपिटल आई लिख सकते हो इसको तुम, मल्टीप्लाइड बाय डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब. मतलब कि इस पूरे के पूरे फैक्टर की जो डायरेक्शन होगी, ये जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बन के आएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जो इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी, है ना. क्रॉस प्रोडक्ट की एक डायरेक्शन होती है ना, अगर तुम ए क्रॉस बी करो तो क्रॉस प्रोडक्ट की एक डायरेक्शन होती है. सो यहाँ पे वी हैव डीएल क्रॉस आर. तुम देखो इन्होंने कितना बढ़िया दिमाग लगाया, क्योंकि आई तो स्केलर क्वांटिटी है ना, करंट तो स्केलर क्वांटिटी होती है, करंट की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, लेकिन हमें कैलकुलेट करना था डायरेक्शन की टर्म्स में. तो इन्होंने क्या बोला कि आई लेने की बजाय ना आई डीएल ले लो, आई डीएल. तो अब लेंथ की डायरेक्शन है, ये जो ऊपर लेंथ जा रही है इसकी डायरेक्शन है, इसको क्रॉस आर कर दिया तुमने बेसिकली. तो इसकी डायरेक्शन है, तो इसका मतलब इन्होंने करंट लेने की बजाय करंट एलिमेंट ले लिया, ताकि हम ये लेंथ की डायरेक्शनल एस्पेक्ट यूज कर सकें. तो हमें बेसिकली इस फैक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, और इस फैक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें प्राइमरली जो करना पड़ेगा वो ये है, डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी. डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, एंड डीएल क्रॉस आर मेरी डायग्राम में क्या है, डीएल इज दिस, जो ऊपर जा रही है वायर, दिस इज डीएल. आर क्या है, आर इज दिस, और इनके बीच में एंगल कितना है, एंगल इज थीटा. इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उस डायरेक्शन को निकालने के लिए हम यूज करेंगे स्क्रू रूल. राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं कुछ लोग इसको. तुम करो क्या, तुमने स्क्रू देखा होगा है ना, तुम स्क्रू को आई के ऊपर रख दो इस तरह से, ठीक है, तुमको ऐसे बिल्कुल ऊपर रखना है आई के ऊपर. और स्क्रू को तुमको पता होगा, ठीक है, अगर तुमने स्क्रू यूज किया, स्क्रू को अगर तुम, जो स्क्रू ड्राइवर होता है तुम्हारे पास, ठीक है, स्क्रू तो वो होता है जो तुम्हारे पास नट हो गया, और उसका जो, उसको ड्राइव करने वाली जो चीज होती है, वो अगर तुम्हारे हाथ में स्क्रू ड्राइवर, उसको तुम अगर पकड़ो, और अगर तुम उसको राइट घुमाओ, राइट एज इन क्लॉकवाइज घुमाओ, देन
द नट गोज इनसाइड द पेपर। अगर तुम्हें किसी चीज को अनस्क्रू करना है तो तुम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, है ना? इतना पता होगा सबको, ठीक है? स्क्रू यूज किया हमने। तो अब अगर हमको डायरेक्शन निकालनी है डीएल क्रॉस आर, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, तुम स्क्रू को रखो डीएल पे और उसको आर की डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट कर दो। मतलब कि इस केस में अगर हम आई पे रखेंगे अपने स्क्रू को, अपने ड्राइवर को यहां पे रखेंगे, तो इसको हम क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि आर इज टुवर्ड्स द राइट। तो हम यहाँ पे अपने ड्राइवर को क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट कर देंगे, और अगर हमने क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट किया तो स्क्रू कहां जाएगा? अंदर। तो स्क्रू अंदर जाएगा ना, तो मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दैट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज इनटू द पेपर। अगर यही वाला पॉइंट हमने यहां पे लिया होता P, तो फिर हम क्या करते? इस करंट एलिमेंट डीएल की वजह से आई पे हम स्क्रू ड्राइवर रखते और उसके बाद हम इसको घुमाना स्टार्ट करते लेफ्ट डायरेक्शन में। अब तुम आई पे रख के जब स्क्रू ड्राइवर को लेफ्ट में घुमाना स्टार्ट करोगे, देन द स्क्रू विल कम आउट ऑफ द पेपर। तो यहां पे जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, दैट इज आउट ऑफ द पेपर। ओके, ऑल गुड। इसको पता करने का एक और तरीका है हमारे पास। ये तो हो गया एक तरीका। इसको पता करने का हमारे पास एक और तरीका है, और ये जो अगला तरीका हम यूज करने जा रहे हैं उससे भी तुम्हारा सेम ही आंसर आएगा, लेकिन ये वाला तरीका हम ज्यादा यूज करेंगे। दिस इज राइट हैंड पाम रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो राइट हैंड है तो मतलब कि हमको राइट हैंड यूज करना है, ठीक है? राइट हैंड पाम रूल। अब इसमें तुम्हें करना क्या है? इसमें जो भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है और जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वहां पे तुम अपना अंगूठा रख लो, ठीक है? ये जो तुम मेरे को थम्स अप दिखाते हो ना बार बार, वही वाला अंगूठा तुम अपने राइट हैंड का जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वहां पे रख लो। और फिर उसके बाद यू कर्ल योर फिंगर्स इन सच अ वे कि तुम्हारा पॉइंट बीच में आ जाए। तो इफ आई हैव टू ड्रॉ माई हैंड, बेसिकली यहाँ पे करंट यहां से फ्लो कर रहा है इस तार के अंदर में से, तो करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। व्हाट आई एम गोना डू इज आई विल ड्रॉ माई थंब हेयर। सो दिस इज माई थंब, ओके? इमेजिन दिस इज माई थंब। सो दिस इज माई थंब। अगर मैंने यहाँ पे थंब रखा तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे P, इस P पॉइंट पे इफ आई कर्ल माई फिंगर्स वुड बी गोइंग इनटू द पेपर, ठीक है? इफ आई पुट माई थंब इन दिस करंट कैरिंग वायर और उसके बाद मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करूं, तो ये जो P पॉइंट है, यहाँ P पॉइंट पे माई फिंगर्स वुड बी गोइंग इनसाइड द पेपर। प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर इमेजिन हो गया तो। ओके, एक नई डायग्राम बनाते हैं हम, नए तरीके से करेंगे। लेट्स से ये है करंट आई, इसमें से फ्लो कर रहा है। इस आई करंट की वजह से हमें यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे, और यहाँ पे निकालेंगे Q पॉइंट पे। डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है? मैग्नीट्यूड तो हमको बायट-सैवर्ट्स लॉ से पता चल जाएगा बाद में, लेकिन एज ऑफ नाउ डायरेक्शन से। तो जो P पॉइंट है वो इस वायर के राइट हैंड साइड पे है। तो मैं अगर अपना थंब इस तरीके से रख लूं और मैं राइट की तरफ देखूं P पॉइंट पे, माय फिंगर्स वुड बी गोइंग इनटू द पेपर, राइट? माय फिंगर्स वुड बी गोइंग इनटू द पेपर। और फिर अगर मैं घूम के Q पे आ जाऊंगा, माय फिंगर्स वुड बी कमिंग आउट ऑफ द पेपर। दैट मींस P पॉइंट पे जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दिस इज इनटू द पेपर, एंड Q पॉइंट पे जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दिस इज आउट ऑफ द पेपर। आओ,
Oh, I'm so sorry. Give me a second, guys. Okay. So by the way, this is my office. If you want, मैं तुमको थोड़ा सा दिखा सकता हूँ. So this is my, hold on. गिरता पता क्यों है ये बार बार? So these are all the wires and all that I have. और यहाँ पे मैंने काफी सारा जुगाड़ कर रखा है. And this is what my system is. And this is what we have here, huh? ठीक है जी. So I need to carefully place this. Okay. Okay. All right. Okay, I hope it doesn't fall down again. क्योंकि पता ये है क्या? Like it's not clipped. जब मैं लैपटॉप पे क्लास लेता हूँ ना, तो लैपटॉप पे ऊपर थोड़ी सी जगह बनी होती है जहाँ पे ये स्टक हो जाता है वेबकैम. यहाँ पे मेरे मॉनिटर के ऊपर मैंने इसको रखा हुआ है. If I can show you. So basically ये just उसके ऊपर रखा हुआ है. And if I just move around too much, तो ये वायर्स सारी हिल जाती है and this thing falls down. Okay. So बीच में वायर जा रही थी एक, ठीक है. हमने उस वायर के ऊपर अपना थंब रखा. तो राइट हैंड साइड पे जब मैंने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया, तो राइट वाली साइड पे माय फिंगर्स वर गोइंग इनसाइड ऑफ द पेपर. इसलिए मैंने राइट हैंड साइड पे जहां पे पी बना हुआ था, वहां पे आई मेड दिस क्रॉस, बिकॉज इनसाइड द पेपर मतलब क्रॉस. एंड लेफ्ट वाली साइड पे वी हैव क्यू. यहाँ पे तुम्हारी फिंगर्स यहाँ से बाहर निकल के आएंगी एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ डॉट हेयर. ओके, प्लीज गिव मी अ थम्स अप ऑन दिस सबसे पहले तो. ऑलराइट, वेरी गुड. ओके, क्वेश्चन पूछूं? लेट्स से इस वायर में से करंट जा रहा है. द करंट फ्लोइंग इज आई. इस पॉइंट पे P, what will be the direction of the magnetic field at point P? Hello? Into the paper? Yes, into the paper. Because तुम अगर I की तरफ अपना thumb point करो, then you will notice कि P पे your fingers would be going inside the paper, so this is into the paper. और अगर मैं यहाँ पे पूछ लेता Q, then your answer would have been out of the paper. क्योंकि वही fingers जब तुम्हारी घूम के नीचे से आएंगी, तो तुम्हें पता चलेगा कि at Q, these fingers are coming out of the paper. Okay. So आज की क्लास में बेसिकली मेरे को इतना ही बताना था. These were the basics of Biot-Savart law. बेसिकली Biot-Savart ने हमको बोला क्या, एक करंट एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो उन्होंने हमको बताया. और डायरेक्शन के लिए हमने क्या यूज कर लिया, हमने राइट हैंड पाम रूल यूज कर लिया, या फिर हम स्क्रू रूल यूज कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज फॉर डायरेक्शन. तो कल हम क्या करेंगे, कल हम Biot-Savart भाई साहब को पूछेंगे कि यार ये तो ठीक है, तुमने छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से बता दिया, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो अनआंसर्ड रह गया ना. हमें हमें क्या मतलब करंट एलिमेंट, हमें कुछ मतलब है नहीं इंटीग्रेशन वगैरह से, है ना. मैथ्स वाले थोड़ा ना, हम तो फिजिक्स के बंदे हैं. हमको तो बस इसका जवाब बताओ सीधा सीधा कि भाई एक वायर है अगर 10 मीटर की, उस वायर में से अगर करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पेयर, तो मेरे को तो ये बता दो कि यहाँ से 3 मीटर के डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा. सीधा मतलब प्रॉपर मेरे को बताओ कि 10 टेस्ला, 20 टेस्ला, 40 टेस्ला, इस तरीके से बताओ. ये सब क्या इंटीग्रेशन वगैरह तुमने म्यू बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस दिस दैट, इससे कुछ आंसर नहीं निकल के आया ना हमारा. नो डाउट तुमने बहुत बढ़िया काम किया, हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ऐसे क्रॉस वॉट्स कि कुछ क्रॉस प्रोडक्ट होगा और डायरेक्शन वगैरह निकलेगी इस तरीके से. लेकिन हमें तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए चेक करना है कि मेरी 10 मीटर की तार है, उसमें से इतना एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड
बनेगा, ठीक है। इन सिंपल प्लेन वर्ड्स टेल अस कि 5 टेस्ला होगा या 10 टेस्ला होगा। तो कल हम इसका जवाब देखेंगे कि एग्जैक्टली कितना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा फॉर अ फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर at a certain angle for a certain current flowing in the wire. Yes. So we'll meet tomorrow 9 a.m. Twinkle and Yashvi, if you can give me a thumbs up on this. कल मिल रहे हैं हम 9 बजे सुबह. Okay. So the next class, Gurnoor and Riddhima. So tomorrow's class would be in the morning. आज यहाँ पे it was raining and all, so इसलिए हमने सुबह क्लास नहीं की. So the next one we would be doing it in the morning 9 a.m. ठीक है. आज की क्लास को थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर लेना and then we'll meet in the morning with the same topic. अभी बेसिकली ये खत्म नहीं हुआ, इसी टॉपिक को मैं बीच में छोड़ रहा हूँ, यहीं से उठाएंगे हम इसको कल, ठीक है। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो 9 AM, बाय।